हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी की, लिपिड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और प्रोटीन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। इस लेक्चर से हम लोग एंजाइम्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर से लेकर के अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स तक हम लोग एंजाइम्स के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, काइनेटिक्स क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंजाइम का सबसे पहला लेक्चर है। तो इसमें हम लोग एंजाइम्स के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें पता होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंजाइम्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है, और एंजाइम्स की बॉडी में ज़रूरत क्या है इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, किसी चीज़ को हम एज्यूम करें जैसे कि हम लोग हैं, हमारे आसपास के प्लांट्स हैं, ठीक है, या अदर एनिमल्स हैं जो लिविंग हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि ये एनिमल लिविंग है या ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो उसको लिविंग बनाए रखने के लिए उसमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर हम लोग किसी लिविंग एंटिटी की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास में दो प्रॉपर्टी का होना बहुत जरूरी है, ठीक। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर वो लिविंग है तो पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करे, सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक, सेल्फ रेप्लिकेशन। वो अपने नंबर्स बढ़ाए, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए, ठीक है, उसको हम कहेंगे सेल्फ रेप्लिकेशन। या एक सिंपली हम लोग कहें कि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना, ठीक। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए, ठीक। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी जो सेल्स होती हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी हो कि वो कुछ केमिकल रिएक्शंस को अपने आप कैटेलाइज कर सकें, ठीक है। ability to catalyze the chemical reactions, ठीक। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन बॉडी है या जो भी हमारे पास हमारे प्लांट्स हैं आसपास के, उनके अंदर में यह प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करें, अपने नंबर्स को बढ़ाएं, और उनके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज कर पाएं, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, अभी मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कैटेलाइज कौन करता है, एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं, ठीक है। और इससे होता क्या है, उन रिएक्शंस का रेट बढ़ जाता है और वो रिएक्शन बहुत ही इफिशिएंटली परफॉर्म होने लगती है, ठीक है। रेट बढ़ने का फायदा ये होता है कि उस रिएक्शन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बनेगा और उस प्रोडक्ट को जो ऑर्गेनिज्म है उसको यूटिलाइज कर पाएगा, ठीक है, और यूटिलाइज करके अपने आप को सस्टेनेबल बनाएगा, ठीक। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स कैटेलाइज्ड all the biochemical reactions, all the biochemical reactions in the living organisms, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में होने वाले हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करता है, एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं। इसीलिए एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। सो दे आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। इनको हम लोग बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। और इसके अलावा हमने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास में रिएक्शन को कैटेलाइज करने की एबिलिटी होती है। इसका मतलब ये जो एंजाइम्स होते हैं
इनको एजेंट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, एजेंट्स ऑफ लाइफ। बिना एंजाइम के हम लोग लाइफ को एज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं और उनमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक, आपको पता होगा ग्लाइकोलिसिस क्या होती है। ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो वेरियस स्टेप्स के थ्रू जाता है और वहां से हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। और उस एनर्जी को हम अपनी बॉडी को सस्टेन बनाने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको करने में यूज करते हैं। जहां जहां एटीपी का यूज होता है वो सारी एटीपी कहां से आती है? वो हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन से आती है और सेलुलर रेस्पिरेशन का मैक्सिमम स्टेप जो है वो एंजाइम कैटेलाइज्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, अगर हम डीएनए के रेप्लिकेशन की बात करें तो ये भी एंजाइम कैटेलाइज्ड होता है। डीएनए पॉलीमरेज इसको कैटेलाइज करता है। ट्रांसक्रिप्शन, 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 ये सारी प्रोसेसेस जो हमारे लिए हमारे लाइफ को सस्टेनेबल बनाने में, हमारे सेल्स को सस्टेनेबल बनाने में इंपॉर्टेंट हैं या हमें खुद को सस्टेनेबल बनाने में इंपॉर्टेंट है, इन सब को कैटेलाइज कौन करता है? एंजाइम्स करते हैं। अगर एंजाइम्स नहीं है तो ये सारी प्रोसेसेस होंगी नहीं, और अगर होंगी भी तो इतनी स्लो होंगी कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं उनको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, 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 रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेसेस किससे रेगुलेटेड होती हैं? एंजाइम्स रेगुलेट करते हैं इनको, ठीक है। तो एंजाइम्स बेसिकली बायोकैटलिस्ट हैं जो कि हमारे अंदर में होने वाली सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये एंजाइम्स किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं? होते क्या हैं? बाय नेचर, मैंने कहा ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो बाय नेचर ये क्या होते हैं? ठीक है, वर्चुअली मैक्सिमम एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। बट यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, देयर आर सम एक्सेप्शंस, विद सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, क्योंकि कुछ ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स, ठीक है। तो राइबोजाइम्स को छोड़ करके जितने भी तरह के एंजाइम्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, नेचर वाइज क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ठीक। अब हमने कहा कि जो एंजाइम्स होते हैं ये रिएक्शन को या बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं? कैटेलाइज करते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमको याद रखने चाहिए एंजाइम्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनकी चर्चा मैं तब भी करूंगा जब मैं आपको मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा, एंजाइम्स का मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बेसिक व्यू देता हूं उन कुछ पॉइंट्स का जो आपको याद रखने चाहिए। तो इनमें से पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स सबस्ट्रेट, ठीक। अब अगर सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ये शो कर रहा है, इसका मतलब एक एंजाइम एक स्पेसिफिक टाइप के रिएक्शन को ही कैटेलाइज करेगा। इसका मतलब स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन में यूज होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ठीक है, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है दे, तो सेकंड पॉइंट है दे इंक्रीज द rate of reaction, rate of biochemical reactions,
ठीक, अगला पॉइंट इसमें जो याद रखने वाला है, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस की रेट को ये बढ़ाएंगे, लेकिन दे नेवर चेंज द concentration of प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे। ठीक है, वो सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करने के साथ साथ जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसके बनने के रेट को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिएक्शन की रेट को तो बढ़ा देंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, एक्चुअल कंसंट्रेशन है, उस रिएक्शन के बाद जितना प्रोडक्ट बनना है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब हम सपोज करें कि हमारा ये दो हमारे रिएक्टेंट हैं, ठीक है, ए और बी। ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, C+D बनाते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारा जो ए और बी है, जब वो सी और डी बनाता है तो एक मॉलिक्यूल सी का बनाता है और एक ही मॉलिक्यूल ये डी का बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अभी ये रिएक्शन क्या है, यहाँ पे कोई एंजाइम मौजूद नहीं है। ठीक है, ये एंजाइम कैटालाइज्ड नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, ये रिएक्शन स्लो है, ये स्लो रिएक्शन है, धीरे धीरे हो रही है। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर एंजाइम कैटालाइज करे, यहाँ पे अभी हमने क्या ऐड कर दिया, एंजाइम ऐड कर दिया। ठीक है, ई फॉर एंजाइम। ठीक, यहां पे हमने क्या ऐड कर दिया, एंजाइम ऐड कर दिया। अब क्या होगा, अब ये रिएक्शन तेजी से होगा। ठीक है, इसकी रेट बढ़ जाएगी। अब ये क्या होगा, फास्ट होगा और बनाएगा क्या, C+D। ठीक है, हमने कहा कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब एक एक मॉलिक्यूल अगर यहां C और D के बने थे जहां पे एंजाइम नहीं था, तो यहां पे भी जब एंजाइम आ गया तो भले ही ए और बी का कन्वर्जन सी और डी में बहुत फास्ट हुआ हो, लेकिन बनेंगे इसके एक एक मॉलिक्यूल ही। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट था उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एंजाइम्स आर नॉट यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शन। ठीक, एंजाइम क्या करेंगे, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे। ठीक है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देंगे, लेकिन कभी भी रिएक्शन के दौरान यूटिलाइज नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर ये एक रिएक्शन है A+B, ठीक है, और इसमें एक एंजाइम हमने ऐड किया। ठीक, तो ये एंजाइम क्या करेगा, इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा, C बनाएगा, D बनाएगा और एंजाइम खुद रिलीज हो जाएगा। जैसा एंजाइम यहाँ पे था वैसा यहाँ पे रिलीज हो गया। इसका मतलब रिएक्शन के दौरान एंजाइम खुद यूटिलाइज नहीं हुआ, उसने सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ाया है। ठीक, उसके बाद एक और पॉइंट है, एंजाइम्स नेवर चेंज the equilibrium stage of the reaction। ये इक्विलिब्रियम स्टेज को कभी चेंज नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है और रेट को बढ़ा करके जो इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का टाइम है उसको कम कर देता है। बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है। ठीक है, ये कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक, एंजाइम का एक्शन डिपेंड करता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, हमने कहा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या हैं, वो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स क्या हैं, वो प्रोटीन्स हैं। ठीक, तो अगर हम लोग एंजाइम के एक्शन की बात करें या एंजाइम की एक्टिविटी की बात करें, तो एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम depends on the native structure of protein। अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं
कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, तो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? उस प्रोटीन के नेटिव स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी। अगर हम उस प्रोटीन के नेटिव स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर दें तो इसका मतलब क्या होगा? वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी खो देगा, वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन के प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर of proteins is important for the activity of enzymes, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो एंजाइम का है हमारा, उसको बिल्ड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, हमने कहा कि प्रोटीन जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं विद एक्सेप्शन ऑफ क्या? राइबोजाइम्स। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स की बात करें, एंजाइम्स के टाइप्स की स्टडी करना चाहें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे दो तरह के एंजाइम्स हैं। ठीक, पहला अगर केमिकल नेचर की बात करें तो पहला जो है वो केमिकली प्रोटीन्स होते हैं, केमिकली प्रोटीन्स हैं। और दूसरा क्या है? वो केमिकल नेचर उनका क्या है? केमिकली आरएनए, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? राइबोजाइम्स। ठीक है, तो दो तरह के बेसिकली हमारे एंजाइम्स हो गए, एक केमिकली प्रोटीन्स हैं और दूसरे हमारे केमिकली आरएनए हैं। ये कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। आगे चल के हम लोग इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, अभी हम लोग फोकस करते हैं ऐसे एंजाइम्स के बारे में जो केमिकली प्रोटीन्स हैं। ठीक है, जो केमिकली प्रोटीन्स हैं उनको किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, ऐसे एंजाइम्स जो क्या हैं? केमिकली प्रोटीन्स हैं। प्रोटीनिशियस एंजाइम्स, प्रोटीन एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स जो केमिकली प्रोटीन है। ठीक है, तो उनको भी दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक, एक चार्ट के फॉर्म में हम लोग समझेंगे। एक को हम लोग कहते हैं सिंपल एंजाइम्स, एक को हम लोग कह रहे हैं सिंपल एंजाइम्स और दूसरे को हम लोग कह सकते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम्स। ठीक है, सिंपल एंजाइम्स एंड कॉन्जुगेट एंजाइम्स दोनों ही प्रोटीन्स हैं, दोनों के पास में प्रोटीनिशियस एंजाइम है, दोनों ही प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सिंपल एंजाइम्स की, एक एक करके हम लोग बात करेंगे और यहीं पे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सिंपल एंजाइम्स की, तो सिंपल एंजाइम्स के पास क्या है? ओनली अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, यहाँ पे सिर्फ अमीनो एसिड सीक्वेंसेस हैं और उन्हीं अमीनो एसिड सीक्वेंसेस के थ्रू ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसको प्रोटीन के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिंपल एंजाइम्स। फिर से ध्यान से सुनिएगा, सिंपल एंजाइम्स जो होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनका अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, जिसके थ्रू वो अपने नेटिव स्ट्रक्चर में आते हैं और अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम्स की। कॉन्जुगेट एंजाइम्स की खास बात ये होती है कि इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक, कॉन्जुगेट इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट एंजाइम्स की खास बात ये होती है कि इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो प्रोटीन पार्ट होता है इसका, एक तो प्रोटीन पार्ट होता है।
ठीक है, एक प्रोटीन पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम, और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर कहते हैं। ठीक, कॉन्जुगेट एंजाइम दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब इस एंजाइम की खास बात ये होती है कि जब तक ये दोनों पार्ट आपस में मिलेंगे नहीं, ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको कॉन्जुगेट एंजाइम बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने कहा एपो एंजाइम और कोफैक्टर। ठीक, एपो एंजाइम और कोफैक्टर जब मिलकर के आपस में पास पास आएंगे, आपस में कॉन्जुगेट होंगे तो एक कॉन्जुगेट एंजाइम बनाएंगे और एक एक्टिव एंजाइम बनाएंगे। ठीक, और जब कभी भी एपो एंजाइम्स और कोफैक्टर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इस तरह का जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, और ये जब होलो एंजाइम बन करके तैयार होता है तो ये क्या होता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम, एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। ठीक, एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम, और इस होलो एंजाइम में क्या होता है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर। ठीक है, अगर हम एपो एंजाइम में से कोफैक्टर को निकाल दें तो बचेगा क्या, सिर्फ प्रोटीन पार्ट, दैट इज द एपो एंजाइम, और ये एपो एंजाइम अकेला इनएक्टिव होता है। ठीक, अकेले एपो एंजाइम क्या है, वो इनएक्टिव है, लेकिन अगर इस एपो एंजाइम के साथ में कोफैक्टर जुड़ जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, होलो एंजाइम बन जाएगा। ठीक, और जो होलो एंजाइम बनेगा वो क्या होगा, एक्टिव एंजाइम होगा। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कितने तरह के कोफैक्टर्स हो सकते हैं एक एक्टिव एंजाइम में। ठीक है, तो हमने कहा कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक, अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं। ठीक, नॉन प्रोटीन पार्ट भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इनऑर्गेनिक मेटल आयन, मेटल आयंस हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक मेटल आयंस हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है जिसको कोएंजाइम बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कोएंजाइम्स बोलते हैं। ठीक, मेटल आयन कंटेनिंग जो हमारे कॉन्जुगेट एंजाइम्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, जिनके पास कोफैक्टर मेटल आयन है वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक को हम लोग कह सकते हैं मेटल एक्टिवेटेड कॉन्जुगेट एंजाइम। मतलब इसमें क्या है, इसमें मेटल आयन आएगा, प्रोटीन पार्ट से बाइंड करेगा, एंजाइम अपनी एक्टिविटी करेगा और फिर मेटल आयन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आया, नॉन कोवैलेंटली बाइंड किया और रिलीज हो गया। दूसरा होता है मेटेलो एंजाइम्स। ठीक, मेटेलो एंजाइम्स के केस में क्या होता है, मेटेलो एंजाइम्स के केस में जो मेटल आयन होता है वो परमानेंटली आकर के एपो एंजाइम से बाइंड कर जाता है। ठीक, मतलब उसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये परमानेंटली बाउंड होता है, ऐसे एंजाइम्स को हम लोग मेटेलो एंजाइम्स कहते हैं। यहाँ पे भी कोफैक्टर क्या होता है, इनऑर्गेनिक मेटल आयन होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है, जो हमारा ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स होते हैं जो एपो एंजाइम से बाइंड करते हैं, वो कितने तरह के हो सकते हैं, तो ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक कोएंजाइम्स जो हैं ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये टाइटली बाउंड होता है।
ये टाइटली बाउंड होता है किससे? एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होता है, एपो एंजाइम से ये टाइटली बाउंड होता है, इसलिए इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। दूसरा होता है को सबस्ट्रेट। ठीक, को सबस्ट्रेट जो होता है ये लूजली बाउंड होता है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू नॉर्मली बाउंड होता है एपोएंजाइम से और फिर रिलीज भी हो सकता है। लेकिन जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये परमानेंटली बाउंड होता है, ये में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू भी ज्वाइन हो सकता है, किससे? हमारे प्रोटीन पार्ट से। ठीक है, तो ये तो था हमारे जो कॉन्जुगेट एंजाइम्स होते हैं उसमें जो प्रोटीन पार्ट्स होते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं उनके बारे में एक बेसिक डिटेल्स। ठीक है, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास में मेटल आयन और उसके साथ साथ को एंजाइम्स दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं, आगे आने वाले समय में हम लोगों को ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां पे हमें ऐसे भी एंजाइम्स मिलेंगे जिनके पास को फैक्टर के फॉर्म में मेटल आयंस भी होंगे और को एंजाइम्स भी होंगे। इसकी चर्चा हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे हमारे मेटल आयंस एज ए को फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कुछ एंजाइम्स हैं जिनके पास में मेटल आयंस एज ए को फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हम यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू उसको देखने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं इनऑर्गेनिक मेटल आयंस की जो कि को फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ और किस एंजाइम में ये एज ए को फैक्टर काम करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आता है कॉपर 2+ या Cu2+। ठीक है, ये होता है, ये कोफैक्टर होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का जो कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में इन्वॉल्व है, दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है Fe2+ एंड Fe3+। ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है बेसिकली कैटलेज के साथ में, परऑक्सीडेज के साथ में और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में भी ये पाया जाता है। आगे चल के ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में हम लोग इसकी बात करेंगे, डिटेल में करेंगे। उसके बाद आता है पोटेशियम आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पायरुवेट काइनेज का कोफैक्टर है, पायरुवेट काइनेज का कोफैक्टर है, ये पायरुवेट काइनेज का कोफैक्टर है। इसके बाद आता है Mg2+, ये होता है हेक्सोकाइनेज का और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का। ठीक है, काइनेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज और इसके अलावा ये पायरुवेट काइनेज में भी होता है, पायरुवेट काइनेज में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है Mn2+, ये होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज में और आर्जिनेज में। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज और आर्जिनेज में होता है। इसके बाद आता है मॉलिब्डेनम, ये होता है डाइनाइट्रोजिनेज में एज को फैक्टर फंक्शन करता है। फिर आता है Ni2+, ये होता है यूरिएज में होता है। ठीक है, ये यूरिएज में होता है। नेक्स्ट है सीलियम, ये होता है ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है Zn2+, ये होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में है। इसके अलावा कार्बोक्सी
कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंड बी में होता है। ठीक है, तो ये कुछ मेटल आयंस हैं जो इंपॉर्टेंट मेटल आयंस हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एज ए कोफैक्टर्स इन कॉन्जुगेट एंजाइम्स। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कॉन्जुगेट एंजाइम्स में कुछ ऑर्गेनिक ग्रुप्स भी होते हैं जो कि कोफैक्टर्स की तरह काम करते हैं, जिनको हम लोग कोएंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो कोएंजाइम्स होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं हमारी डाइट से, खास करके विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, तो कुछ कोएंजाइम्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वो नॉर्मली कौन सा ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैं एक चार्ट बना लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कौन से कोएंजाइम्स कहाँ से डिराइव्ड होते हैं। तो कोफैक्टर्स की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, कोफैक्टर्स में मैंने आपको बताया कि दो तरह के कोफैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो मेटल आयंस जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया और दूसरे कोएंजाइम्स। ठीक है, कोएंजाइम्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कोएंजाइम्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है, कौन कौन से कोएंजाइम्स होते हैं, वो किस तरह का ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं, ठीक है, और उनका प्रिकर्सर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैक्सिमम कोएंजाइम्स जो होते हैं या तो वो विटामिन से डिराइव्ड होते हैं या फिर हमारी डाइट से डिराइव्ड होते हैं या डाइटरी होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स के बारे में। सबसे पहला है बायोसाइथिन, ये बायोसाइथिन। ठीक, बायोसाइथिन जो होता है वो बेसिकली कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप ट्रांसफर करता है और ये बायोटिन से डिराइव्ड होता है। ठीक है, ये बायोटिन से डिराइव्ड होता है। उसके बाद आता है कोएंजाइम ए, ये एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है और पेंटोथेनिक एसिड से डिराइव्ड होता है। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड से डिराइव्ड होता है, पेंटोथेनिक एसिड से डिराइव होता है, जिसको हम लोग विटामिन B5 भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आता है 5 प्राइम डीऑक्सी एडिनोसिल कोबैलामीन। 5 प्राइम डीऑक्सी एडिनोसिल कोबैलामीन ये हाइड्रोजन एटम एंड एल्काइल ग्रुप ट्रांसफर करता है और ये बेसिकली विटामिन B12 से डिराइव्ड होता है। ठीक, उसके बाद आता है FAD FNM FMN। ठीक है, और आप लोग हमेशा याद रखिएगा जिस भी एंजाइम के साथ में FAD एज ए कोएंजाइम बाउंड होता है वो किसी न किसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के पास में क्या होता है, एक FAD होता है और ये क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है, वहां पे पूरा इलेक्ट्रॉन की साइकिल ही होती है। आगे चल के इसके बारे में बात करूंगा रेस्पिरेशन में बहुत डिटेल में। ठीक है, तो FAD FMN ये एक तरह के कोएंजाइम्स हैं। ठीक है, या हम लोग कहें तो कोफैक्टर्स हैं। ये बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में इन्वॉल्व होते हैं और ये राइबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 कहते हैं उससे डिराइव्ड होते हैं। ठीक, लिपोएट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और एसाइल ग्रुप ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, और ये इसकी डाइटरी नीड नहीं होती है, किसी भी डाइट में नहीं पाया जाता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा NAD+ और NADP+ ये भी रेडॉक्स रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं या रेडॉक्स ट्रांसफर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर करते हैं और ये नियासिन से डिराइव्ड होते हैं। ठीक है, नियासिन से डिराइव्ड होते हैं। इसके बाद आता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ये अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करता है और ये पायरिडॉक्सिन या जिसको विटामिन B6 कहते हैं वहां से डिराइव्ड होता है। ठीक, इसके बाद है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये 1 कार्बन ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये बेसिकली फोलेट से डिराइव्ड होता है, फोलेट से डिराइव्ड होता है। उसके बाद हमारा आता है थियामीन फॉस्फेट। थियामीन फॉस्फेट एल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफर करता है और ये थियामीन जिसको हम लोग विटामिन B1 भी बोलते हैं वहां से डिराइव होता है। तो ये कुछ कोएंजाइम्स हैं जो हमारे एपो एंजाइम के साथ में जुड़ करके होलो एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो बहुत सारे ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं और होलो एंजाइम्स को अपना फंक्शन करने में, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है,
तो ये तो कुछ एंजाइम्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मैक्सिमम एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो अपने प्रोटीन पार्ट के साथ ही सफिशिएंट होते हैं अपना फंक्शन करने में, उनको हम लोग सिंपल एंजाइम्स कहते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है अदर देन प्रोटीन पार्ट के अलावा कुछ और भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग कोफैक्टर बोल रहे थे। अब वो कोफैक्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है मेटल आयन, जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली उनके आयंस होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक ग्रुप्स, जिनको हम लोग कोएंजाइम्स बोल रहे थे। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग देखेंगे, उनकी नेमिंग किस तरीके से की जाती है, क्या सिस्टम होता है नेमिंग का, क्या सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और फिर फर्दर हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए इस लेक्चर का होना यहाँ पे बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये एक एक्स्ट्रा लेक्चर यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो फर्दर हम लोग एंजाइम में आगे की चीजें प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।